अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले से कुछ रिलेटेड इसकी वो हैं डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बता दूं। इसमें है कि सबसे पहले वेरिएशन क्या है। द वर्ड वेरिएशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। दो टाइप्स की हैं वेरिएशंस, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट में क्या होता है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड in such a way that they increase या decrease in one quantity cause increase और decrease in other quantity। मतलब कि अगर एक quantity increase या decrease हो रही है ऑटोमेटिकली दूसरी quantity उसी के साथ increase होगी, या उसी के साथ अगर वो decrease हो रही है तो decrease होगी। then the variation is called direct variation। in other words, a quantity y varies directly with regard to a quantity x। we say that y is directly proportional to x and इज रिटन एज y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू के एक्स। मतलब ये इसका बताया हुआ है। अब दूसरी है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, तो उसको इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। और जो ये वाली हमने पढ़ी है डायरेक्ट वेरिएशन, इस ये किस तरह होगी, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक घट रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, तब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड आउट करनी है y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको स्टूडेंट्स हम किस तरह करेंगे, ये वाली भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, ये मैं सोल्यूशन से स्टार्ट किया हुआ है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं, उसके साथ हम कांस्टेंट देते हैं कोई ना कोई। ठीक है, x एज इट इज़, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया हमने। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ हमने किस तरह आया ये वाली कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं और उसके साथ ही कोई ना कोई हम कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब इफ़ y इज इक्वल्स टू 8 एंड x is equals to 2, then equation 1 becomes, equation 1 क्या बन गई 8, y की जगह 8 क्योंकि उन्होंने y की वैल्यू 8 बताई थी, इज इक्वल्स टू k, और x की वैल्यू यहाँ बताई हुई है 2 बताई हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले इसको यहाँ अरेंज कर लेती हूँ। k इज इक्वल्स टू 8, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू के एक्स थी तो k की वैल्यू हमने 4 की है, तो y इज इक्वल्स टू 4x। अब स्टूडेंट्स बाकी जो हैं इसके क्वेश्चंस वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, इसके पार्ट वो आप लोग खुद करके देखिएगा। अब जो स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, वो भी आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपका थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। थर्ड क्या है, इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t, also find r when t is equals to 64 and t when r is equals to 20। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसको। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हम लोग क्या लिखेंगे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, अब उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें, इक्वल आया, फिर कांस्टेंट लगाया हमने, फिर t लगा दिया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इफ़ r is equals to 5 and t is equals to 8, then इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स 5। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 5 है ना,
इज इक्वल्स टू, अब के एज इट इज़ और टी की जगह 8 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको के 8 इज इक्वल्स टू 5, के इधर ही रह गया, 5 ओवर मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया, के की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यू, ये सारे क्वेश्चन तकरीबन स्टूडेंट्स इसी तरह हैं, ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम के की वैल्यू डाल देंगे, आर इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है, ये 1 है तो इसमें हम के की वैल्यू डाल देंगे। आर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारे पास 5/8 टी निकली है। इसको इक्वेशन हम 2 का नेम दे देंगे, ठीक है। अब उन्होंने और क्या बताया था थर्ड में, इफ़ टी इज इक्वल्स टू 64 देन इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 में हम उसकी वैल्यू डालें तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल्स टू 5/8, टी की वैल्यू क्या थी, ये वाली इक्वेशन 2, इसमें हम टी की वैल्यू पुट करेंगे 64। अब ये किस तरह हो रही है कि r इज इक्वल्स टू 5 को 64 से स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 320 आएगा डिवाइडेड बाय 8। तो जब 8 के साथ 320 कट होगा 8 4 ज़ा 32 और 0 है, तो r इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इफ़ r इज इक्वल्स टू 20 देन इक्वेशन 2 बिकम्स r इज इक्वल्स टू 5/8 था, t एज इट इज़, तो r की वैल्यू हमारे पास 20 है, इज इक्वल्स टू 5/8 और t एज इट इज़। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोगों ने t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, t को हम पहले मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, चलिए इसको यहीं लिख देती हूँ, t इधर ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ 20 यहाँ तक यहीं रह गया, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। 28 ज़ार, आपको पता अपोजिट साइन होती है इसलिए मैंने अपोजिट कर दिया इसको। अब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32, जो कि उन्होंने हमें कहा था सॉल्व करने के लिए। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 4th वाला 5th वाला, ये तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं।